ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना वैधानिक रूप से 1600 ईस्वी में हुई थी और जो एक लंबे समय तक भारत में न केवल व्यापार करती रही अपितु उसने भारत में प्रशासन भी करना प्रारंभ किया। 1857 में उस कंपनी को, उसके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन इस समाप्ति की घोषणा ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा 1874 में किया गया। वास्तव में वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि 2010 में राजीव मेहता, जो एक भारतीय मूल के निवासी हैं, उन्होंने फिर से इसी नाम से एक कंपनी की स्थापना किया और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नाम रखा। इस पर एक तरह से कहा जाए तो आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि समय, स्थितियां और इतिहास बदल रहा है। दोस्तों, मैं हूं अजय द्विवेदी और आप सबका स्वागत कर रहा हूं इस डिजिटल क्लास में। आप सबने अगर सुना होगा या फिर आपके दिमाग में कुछ बातें होंगी और वो बातें लगभग ये हैं, हम लोगों को ये बताया जाता है या फिर हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जैसे ही ब्रिटेन में हुई वैसे ही उसने भारत में शासन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन क्या ये सच है? वास्तव में सच नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को न केवल भारत में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अपितु अगर देखा जाए तो उसे अपने मूल देश यानी ब्रिटेन में भी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो हमारा जो आज का मुद्दा है वो इसी से संबंधित है, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन में कैसे कंपनी की स्थापना हुई, कैसे कंपनी का विकास हुआ, लेकिन विकास के साथ साथ कंपनी के समक्ष वो कौन सी चुनौतियां थीं जिन्हें हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। हमारे लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम संवैधानिक विकास क्रम की अवस्थाओं को पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम ब्रिटेन की जो उस समय घटित होने वाली घटनाएं हैं उनको भी जानें। उन सब की रूपरेखाएं, उन सब के तार कहीं ना कहीं से कंपनी की स्थापना के साथ ही जुड़े हुए हैं, जिसने कंपनी के समक्ष तमाम अवरोध पैदा किए थे। तो इसलिए हमारे लिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सामान्य सा चैप्टर है, लेकिन इसके विशिष्ट पहलुओं पर अध्ययन करना है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर का नाम आपके समक्ष है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, विकास और चुनौतियाँ। यानी स्वाभाविक सी बात है, विकास और चुनौतियाँ। नेचुरल सी बात है, ये चैप्टर काफ़ी एक तरह से कहा जाए बड़ा है, जिससे समझने में दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने जानबूझ करके इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, यानी भारत में और ब्रिटेन में। ये भाग एक है और आप देख सकते हैं कि हम इस पर केवल और केवल चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन में कैसे कैसे समस्याएं आईं, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये तमाम बातें हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसके पहले कि हम लोग ब्रिटेन में कंपनी की स्थापना कैसे हुई, ब्रिटेन में कंपनी के समक्ष प्रारंभ से ही कैसे कैसे चैलेंजेस या कैसी कैसी चुनौतियां सामने आईं, इस पर हम अध्ययन करें। इसके पहले थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ों के विषय में जान लेना चाहिए। कुछ चीज़ों का मतलब ये है कि कंपनी जिस देश की मूल कंपनी थी उससे संबंधित बहुत सारी शब्दावलियां हैं जो हमें कई बार परेशान करती हैं, जैसे कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या फिर ग्रेट ब्रिटेन आइजल्स। ऐसे कई शब्द हैं। कई बार हम लोगों के दिमाग में बात आती है कि लगभग इन सब के मायने या अर्थ एक हैं, लेकिन वास्तव में इन सब के अपने अपने विशेष अर्थ हैं। और इन सब को समझने के लिए, बेहतरीन तरीके से और संक्षिप्त रूप में समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा 2 मिनट में हम समझ लेते हैं कि दरअसल वास्तव में इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, ताकि फिर जब हम आगे चलकर पढ़ें तो फिर आपको समस्या ना आए। आइए देखा जाए। इसको एक मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मानचित्र ये आपके समक्ष है, ये पूरे यूनाइटेड किंगडम का मानचित्र है। आप देख सकते हैं इसके अलग अलग पार्ट हैं
और इस पार्ट में सबसे पहले ये इधर का एरिया जो ग्रीन में है वो इंग्लैंड है, इधर वेल्स है, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स। तो कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो पूरा आप ये एरिया देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आप इसको देख रहे हैं, यानी इंग्लैंड वाला, और साथ में जो वेल्स वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये कभी रोमन एम्पायर का एक पार्ट था और लगभग कई सौ वर्षों तक रोमन साम्राज्य का इन क्षेत्रों पर, यानी ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर कब्जा था। तो एक लंबे समय तक इस पर कब्जा था और इसको ओवरऑल अगर कहा जाए, यानी इंग्लैंड और जो वेल्स का जो पोर्शन है, इसे संयुक्त रूप से ब्रिटानिया कहा जाता था। यानी संयुक्त रूप से इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था, ब्रिटानिया। ये इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए? वेल्स और स्कॉटलैंड के लिए, सॉरी वेल्स और इंग्लैंड के लिए। लेकिन आगे आने वाले समय में, चूँकि जैसा कि हम लोगों को पता है कि इंग्लैंड जो है वो तमाम छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स में बटा हुआ था, छोटे छोटे एक तरह से कहा जाए यहाँ पर छोटे छोटे तमाम राज्य थे। इनमें से दो महत्वपूर्ण राज्य थे, एक का नाम था एंग्लो और एक का नाम था सैक्सन। तो अगर देखा जाए तो 925 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। जैसे हमारे भारत में अगर आपने मगध साम्राज्य का उत्थान पढ़ा होगा, लगभग ऐसी ही कहानी। जैसे भारत में 16 महाजनपद थे, अंत में मगध के नेतृत्व में सबका एकीकरण हुआ, ऐसी ही कहानी इंग्लैंड के नेतृत्व में इन सब के एकीकरण की कहानी। तो 925 में जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण सेक्शन थे, एक का नाम था एंग्लो और दूसरे का नाम था सैक्सन। ये दो ट्राइब्स थे, यानी एक तरह से कबीलाई ग्रुप थे, बड़े बड़े कबीलाई ग्रुप थे। तो इन दोनों का मर्जर हुआ, यानी विलयीकरण हुआ, और 925 में ही इंग्लैंड एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर अस्तित्व में उभर करके सामने आया। 925 में इंग्लैंड एक कंट्री के तौर पर इस्टेब्लिश हो चुका था, यानी अब यहाँ से इंग्लैंड की कहानी क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। लेकिन इंग्लैंड ने शुरू से ही ये प्रयास किया कि मेरे अंडर में और भी बहुत सारे स्टेट आ जाने चाहिए। ऐसी कंडीशन में उसका प्रयास लगातार इस बात के लिए था कि वेल्स को वो मिला ले, और ऐसी कंडीशन में अंततः इंग्लैंड ने वेल्स से एक समझौता किया, और ये मामला है 1284 का, 1284 का, जब वेल्स ने अपने देश के एक नियम के अनुसार इंग्लैंड के साथ जाना स्वीकार कर लिया। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 1284 में वेल्स और इंग्लैंड क्या हो गए? एक हो गए। इस समय से चूंकि ये देखिए, ये दोनों पोर्शन, वेल्स और इंग्लैंड दोनों ही पोर्शन रोमन एम्पायर के पार्ट थे और इनको ब्रिटानिया कहा जाता था, तो इनको संयुक्त रूप से क्या कहा गया? ब्रिटेन कहा गया। याद रखिएगा, ये ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, ये केवल ब्रिटेन है, इनको ब्रिटेन कहा गया। ब्रिटानिया से ब्रिटेन निकला, तो इस तरह से ये कहानी इसकी हो गई। खैर, अब इसके बाद आपने नाम सुना होगा एलिजाबेथ का, एलिजाबेथ फर्स्ट का। एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद जो उसका अगला उत्तराधिकारी हुआ, उसका नाम था जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट एक ऐसा शासक था जो किंगशिप थ्योरी, यानी डिवाइन किंगशिप थ्योरी, यानी दैवीय राजत्व के सिद्धांत पर विश्वास करता था और मानता था कि इस दुनिया में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति है तो वो राजा है, वो ईश्वर की प्रतिछाया है, और इसलिए जो कुछ भी वो इस धरती पर करता है वो पूरी तरह से जायज़ है। अगर वो किसी को दंड भी देता है तो ये माना जाएगा कि ये ईश्वर की इच्छा है, गॉड की इच्छा है। खैर, तो जो जेम्स फर्स्ट था ये एक्चुअल में स्कॉटलैंड का था, और एक स्कॉटलैंड का होने के कारण उसने कोशिश ये किया कि ब्रिटेन और स्कॉटलैंड को फाइनली मर्ज कर दिया जाए। हालांकि एक, चूंकि यहाँ पर कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था, तो वो शासक यहाँ का भी है, इंग्लैंड का भी है, लेकिन वो फाइनली चाहता था कि इंग्लैंड और किसको? स्कॉटलैंड को वेल्स के साथ, मतलब वेल्स इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड को मिला दिया जाए। कोशिश उसने तो बहुत किया, एक संप्रभु राष्ट्र बनाने और एक संप्रभु राजा बनने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। जब वो असफल रहा तो सांकेतिक रूप से उसने अपनी बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और अंतोगत्वा आप अगर इस फ्लैग का जो सिंबल है उसको देखें तो इसमें दोनों देशों का सिंबल है, स्कॉटलैंड का सिंबल है और इसमें इंग्लैंड का सिंबल है।
तो उसने क्या किया, एक फ्लैग यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, प्रारंभ किया, झंडा प्रारंभ किया। इसी झंडे को कालांतर में यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। देखिए, यूनियन का मतलब होता है संघ, और जैक एक्चुअल में एक लैटिन टर्म है, लैटिन शब्दावली है। और इस जैक का अगर इंग्लिश रूपांतरण देखा जाए तो इसका मतलब होता है जेम्स। तो जेम्स ने के नाम पर जैक और यूनियन यानी तमाम देशों के विलयन की प्रक्रिया के आधार पर इसे यूनियन कहा गया। तो एक तरह से एक झंडा यूनियन जैक नामक यहाँ से प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन फाइनल मर्जर या फिर फाइनल विलयीकरण तो नहीं हो पाया था। खैर, अंतोगत्वा एक लंबे अरसे के पश्चात 1707 में 1707 में स्कॉटलैंड, यानी आप देखिए जेम्स फर्स्ट यानी 1603 के बाद राजा बना था, और एक लगभग 100 वर्षों के अंतराल में 1707 में स्कॉटलैंड का इंग्लैंड के साथ क्या हो गया, विलय हो गया। इनके साथ ऑलरेडी वेल्स पहले से ही है। और अब इस संपूर्ण एक तरह से कहा जाए एरिया को अब एक नाम दिया गया, इसको कहा गया ग्रेट ब्रिटेन। यानी स्कॉटलैंड, छोटे छोटे कुछ और आइलैंड, वेल्स, इन सबको कहा गया ग्रेट ब्रिटेन। अभी आयरलैंड इसका हिस्सा नहीं था। खैर, अब देखिए, आपने इनकी कहानी पढ़ी ही है कि दरअसल वास्तव में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने या ब्रिटेन ने दुनिया के तमाम देशों पर अपनी औपनिवेशिक सत्ता स्थापित किया। तो जब दुनिया के तमाम देशों में, चाहे वो एशिया के हों चाहे अफ्रीका के हों, इन तमाम देशों में उसने अपनी औपनिवेशिक सत्ता स्थापित किया, तो नेचुरल सी बात है कि उसका जस्ट पड़ोसी मुल्क आयरलैंड कैसे बच सकता था उसके साम्राज्यवादी एक तरह से कहा जाए प्रसारवादी नीतियों से। अंतोगत्वा अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने तमाम प्रयास किए आयरलैंड को मिलाने के, असफल होता रहा, युद्धों के माध्यम से या फिर समझौतों के माध्यम से। अंततः 1801 में सक्सेसफुल हो गया, और 1801 में ये संपूर्ण आयरलैंड का हिस्सा इस पूरे हिस्से के साथ मिला लिया गया। अब इसका नाम पड़ गया यूनाइटेड किंगडम। लेकिन औपनिवेशिक नीतियां, नेचुरल सी बात है, एक्सप्लॉयटेशन की नीतियां होती हैं, शोषण की नीतियां होती हैं, और इसलिए जैसे भारत में शोषण चल रहा था वैसे ही आयरलैंड में भी इन्होंने शोषण करना प्रारंभ किया। आयरिश लोगों ने ऐसी कंडीशन में विद्रोह करने प्रारंभ कर दिए, और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रेरित होते हुए स्वतंत्रता आंदोलन करना इन्होंने प्रारंभ किया। ये वो दौर था जब भारत में भी स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी की अगुवाई में चल रहा था, और जिस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था या फिर असहयोग आंदोलन समाप्ति के कगार पर था, उस समय आयरलैंड में भी एक तरह से आंदोलन चल रहा था। और फाइनली अगर देखा जाए तो लगभग 6 जनवरी 1922 की घटना है, जब आयरलैंड ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। और आप ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं, इधर वाला हिस्सा, ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ये आयरलैंड का ये पूरा जो हिस्सा ये आप इधर से देख रहे हैं, ये पूरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो अब इंग्लैंड या ब्रिटेन के साथ अगर देखा जाए तो ये हिस्सा बचा जो रेड में आप देख रहे हैं, और इसे नॉर्दर्न आयरलैंड कहा गया। वास्तव में देखा जाए तो केवल इसमें 6 या 7 काउंटीज थीं जो ब्रिटेन के साथ थी, बाकी सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। वर्तमान सिचुएशन ये है कि यूनाइटेड किंगडम जब हम बोलते हैं तो यह एक संप्रभु राष्ट्र को संबोधित करने वाला संकेत करने वाला शब्द है, और इसके अंतर्गत तमाम देश आते हैं जिनमें प्रमुख रूप से इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड आते हैं। जहां तक ग्रेट ब्रिटेन का प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन जब हम बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम के हिस्से के तौर पर राजनीतिक रूप से वह एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट रखता है या फिर एक तरह से पॉलिटिकल व्यू रखता है। लेकिन अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टिकोण से ग्रेट ब्रिटेन इन तमाम एक तरह से इंग्लैंड, वेल्स और इन सब का संयुक्त हिस्सा है। तो यूनाइटेड किंगडम एक प्योर या फिर एक तरह से कहा जाए विशुद्ध राजनीतिक शब्दावली है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन राजनीतिक के साथ साथ एक भौगोलिक शब्दावली भी है जिसमें तमाम स्वतंत्र देश एक तरह से आते हैं। ये बात अलग है कि इनको संप्रभु देश नहीं कहा जा सकता है, संप्रभु देश संयुक्त रूप से हम यूनाइटेड किंगडम को ही कहेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इंग्लैंड का क्या महत्व है इसमें। देखिए, याद रखिएगा, इसमें यद्यपि ये तमाम देश हैं, लेकिन इस यूनाइटेड किंगडम की जो मैक्सिमम आबादी है 80% आबादी है,
वो ब्रिटेन की, ये सॉरी इंग्लैंड की है। और इसलिए स्वाभाविक तौर पर इंग्लैंड का महत्व हमेशा से शुरू से रहा, और इसलिए कई बार इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम या फिर ग्रेट ब्रिटेन से संबोधित कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब थोड़ा सा बहुत कॉमन सी जो शब्दावलियाँ थीं उनसे आप परिचित हो गए होंगे। अब आइए आते हैं मेन मुद्दे पर जिस पर हमें डिस्कशन करना है। मेन मुद्दा ये है कि कंपनी की स्थापना कैसे हुई, कंपनी के सामने कंपनी का डेवलपमेंट कैसे प्रारंभ हुआ, और फिर कैसे उसके समक्ष चुनौतियाँ आई। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला इशू ये बनता है कि कंपनी की जो स्थापना है वो कैसे हो रही है, स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। दूसरे नंबर पर चर्चा करेंगे विकास कैसे कैसे हो रहा है। याद रखिएगा, हम ये सारी चीजें ब्रिटेन के संदर्भ में डिस्कस कर रहे हैं। तो विकास कैसे कैसे हुआ, और फिर इसके समक्ष समस्याएं या फिर चुनौतियां कैसे आई। हमारा मेन मुद्दा अगर देखा जाए तो ये है, समस्याएं हैं, लेकिन इनके बिना हम इनको नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आइए कुछ बातें और कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्थापना कैसे हुई, इसके लिए हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड पर जाते हैं, बहुत संक्षेप में कैसे कैसे पुर्तगालियों का आगमन हुआ, बहुत संक्षेप में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक्चुअल में ये आपके सामने विश्व का मानचित्र है। आपने कहानी सुनी ही होगी कि जब दुनिया में इस्लाम का अभ्युदय हुआ तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में टकरार होने लगी। इसके कारण तमाम धर्म युद्ध हुए, खास तौर पर 3 धर्म युद्ध हुए जिन्हें क्रूसेड कहा जाता है। ऑटोमन साम्राज्य जो एक तरह से ऑटोमन साम्राज्य जो यहाँ से डेवलप होना प्रारंभ हुआ था, वो धीरे धीरे यूरोप की ओर बढ़ता चला जा रहा था। और अंतोगत्वा 1453 में अगर देखा जाए तो 1453 में आप ये देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इसको कहा जाता था उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी हिंदी में कहा जाए तो कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। आज की डेट में इसे ही इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। तो ये इस्तांबुल है। याद रखिएगा, ये जो इस्तांबुल थी ये दरअसल रोमन साम्राज्य के यानी का जो दूसरा हिस्सा था, पूर्वी रोमन साम्राज्य, उसका जो नाम था वेजेंटाइन साम्राज्य, उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ पर 1453 में क्या हो गया, 1453 में यहाँ पर क्या हो गया, तुर्कों का, ऑटोमन तुर्कों का क्या हो गया, कब्जा हो गया। जब ऑटोमन तुर्कों का कब्जा हो गया तो इन्होंने भूमध्य सागरीय जो व्यापार था, जो कभी यूरोपीय देशों और एशिया के देशों के साथ होता था, उस पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब जब नियंत्रण स्थापित कर लिया तो नेचुरल सी बात है कि अब कैसे काम चलेगा। यूरोपीय देशों की कुछ बहुत मूलभूत आवश्यकताएं थी। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या थी, कच्चा मांस खाते थे ये, और इसके लिए गरम मसाले की ज़रूरत थी। गरम मसाला कहाँ मिले, क्योंकि गरम मसाले का रास्ता तो पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुका था। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, यहाँ तो किसी तरह चोरी चोरी पहुँचता जा रहा था, तो इनकी आवश्यकताएं पूरी होती जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ये जो देश थे यहाँ के, पुर्तगाल, स्पेन, इन लोगों ने प्रयास करना प्रारंभ किया कि शायद कुछ हम एक नवीन रूट एक तरह से खोजा जाए, और उस नवीन मार्ग के माध्यम से हम एशियाई देशों तक पहुंच पाएंगे, यानी स्पाइस लैंड तक पहुंच पाएंगे। अंत में आप सबने कहानी पढ़ी ही है कि स्पाइस लैंड यानी मसालों की खोज में बहुत सारी खोजें हो गईं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि केप ऑफ गुड होप की खोज कर दिया बार्थोलोमेव डियाज ने, या फिर इसी तरह से और भी तमाम खोजें हो गईं। अमेरिका कोलंबस पहुंच गया, या फिर इसी तरह से अगर कहा जाए तो बहुत सारी तमाम खोजें हो गईं। और अंतोगत्वा 1498 में वास्को डिगामा भारत आ जाता है। वास्को डिगामा जब भारत आया तो उसके बाद से ही पुर्तगालियों का भारतीय व्यापार प्रारंभ हो गया। अब जरा देखिएगा, जब वास्को डिगामा के बाद लगातार अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों ने धीरे धीरे यूरोपीय और जो एशियाई व्यापारिक मार्ग थे उन पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया। यहाँ तक कि इन्होंने ये कोशिश किया कि हमारे व्यापारिक एक तरह से कहा जाए हमारे व्यापार के बाहर कोई दूसरा देश स्वतंत्र रूप से व्यापार न करने पाए, और इसीलिए इन्होंने कार्टस आर्मीडा या कार्टस अमाडा कैफाई सिस्टम लागू किया।
अब कुल मिलाकर के पुर्तगालियों ने एक लंबे समय तक अनवरत रूप से यहाँ से ढेर सारा सामान ले गए और इसके दम पर पुर्तगाल एक पावरफुल कंट्री, एक रिच प्रॉस्परस कंट्री के तौर पर जनरेट हो गया। देखिए एक चीज समझिएगा अब यहां से, पुर्तगालियों ने दुनिया के तमाम देशों से बहुत सारी चीजें ये लोग ले गए, लेकिन भारत जैसे देशों से इन्होंने अत्यधिक लाभ कमाया। गरम मसाले, या फिर एक तरह से कहा जाए और भी सोना, या फिर ड्रग्स, एवनी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ये ले जाते थे और जिनके दम पर इनको बहुत अच्छा खासा धन प्राप्त होता था। तो अब ये जब प्रॉस्परस हो गए तो आप जरा गौर करिएगा कि जब ये धनी हो गए, समृद्ध हो गए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो फुटकर विक्रेता की कंडीशन है उसको बंद कर दिया। आप गौर करिएगा, जैसे आप कभी मार्केट जाइए और मार्केट में लिखा हो थोक विक्रेता, आप उसके यहां जाकर के कोई एक आइटम मांगिए, वो क्या कर देगा, आपको भगा देगा, सीधे बोलेगा जाओ, भाग जाओ यहां से, दिखाई नहीं देता ऊपर क्या लिखा हुआ, थोक विक्रेता। तो पुर्तगालियों की कंडीशन यही थी, क्योंकि वो प्रॉस्परस हो गए थे, रिच हो गए थे, तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है वो एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी भी हो गए थे, और उन्होंने फुटकर विक्रय को महत्व नहीं दिया, यानी रिटेलर की भूमिका में वो नहीं थे, थोक सेलर की भूमिका में थे। इसका लाभ किसने उठाया, इसका लाभ उठाया इन देशों ने, खास तौर पर ब्रिटेन के लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने। इंग्लैंड के जो व्यापारी थे ये पुर्तगाल से बहुत सारा सामान खरीदते थे। ये देखिए इधर से, ये पुर्तगाल से बहुत सारा सामान खरीदते थे और खरीद करके जो यूरोप के अन्य आंतरिक देश हैं उन देशों पर सप्लाई करते थे। तो खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, इस प्रक्रिया में धीरे धीरे वो भी क्या होते चले गए, समृद्ध होते चले गए। और एक कंडीशन ऐसी आई कि इंग्लैंड के व्यापारी इतने समृद्ध होते चले गए कि उन्होंने भी कोशिश करना प्रारंभ किया कि अब हम भी क्यों ना कोई फैक्ट्री स्थापित करें। तो 16वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अगर हम देखें तो 16वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक कंपनियों की स्थापना कर दी गई। जैसे अगर आप देखें तो 1592 में ही अगर देखा जाए, 1592 में ही एक कंपनी स्थापित की गई थी जिसका नाम था लेवेंट कंपनी। लेवेंट कंपनी, दोस्तों याद रखिएगा, लेवेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो इस भूमध्य सागरीय मार्ग के माध्यम से थल मार्ग के द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए इसे इजाजत दी गई थी। इसका लेवेंट इसलिए भी नाम पड़ा था क्योंकि लेवेंट उस समय भूमध्य सागर को लेवेंट सागर भी कहा जाता था। तो एक तो ये कंपनी स्थापित हो गई। 1606 में अगर देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी और भी स्थापित हुई थी और इसका नाम था वर्जीनिया कंपनी। वर्जीनिया कंपनी, वर्जीनिया कंपनी की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि अमेरिका के इस जो ईस्टर्न कोस्ट हैं वहां पर उपनिवेश स्थापित किए जा सकें, वहां की आर्थिक समृद्धि का दोहन किया जा सके। तो 1606 में वर्जीनिया कंपनी की स्थापना की गई और इसे व्यापारिक विशेषाधिकार दिया गया। ठीक ऐसे ही ऐसे ही दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और भारत जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए भी कंपनी स्थापित हुई और इसी कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। अब देखिए 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना की गई। एक्चुअल में मामला यह था कि जब इंग्लैंड के व्यापारियों ने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट हो रही है पुर्तगालियों को, तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी कोई एक ऐसी कंपनी स्थापित करें। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने एक क्या किया, एक बैठक किया। अब जरा देखिएगा, यहां समझिएगा। तो कंडीशन क्या हो रही है कि यहां पर इन्होंने एक बैठक स्थापित किया। कहां पर? लंदन। लंदन के कुछ व्यापारियों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। यह मामला है सितंबर 1599 का, 1599 का। इसमें तमाम जो लंदन के रिच या प्रॉस्परस मर्चेंट्स थे वो सारे के सारे थे। इनमें कई लोग थे, जैसे वाटसन, ठीक है ना, या वाटसन, जॉन वाइट, ऐसे तमाम लोग थे
लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण शख्स थे उनका नाम था लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर उस समय के काफी समृद्ध व्यापारियों में से हुआ करते थे। तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई सितंबर 1599 में लंदन में, और यहीं पर यह डिसीजन लिया गया कि अब हम भी कोई एक कंपनी स्थापित करेंगे। बैठक हुई, बैठक में ही डिसाइड कर लिया गया कि एक कंपनी स्थापित करते हैं, और उस कंपनी का नाम रखा गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इनटू द ईस्ट इंडीज। यानी स्वाभाविक सी बात है, अगर इसकी शब्दावलियों पर फोकस किया जाए कि गवर्नर और साथ में कौन है, कंपनी है, कहाँ किसकी कंपनी है, किस लोगों की, मर्चेंट्स की है। कहाँ के मर्चेंट्स की, लंदन के। किसके लिए है, ट्रेड करने के लिए। कहाँ से करने के लिए, इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी भारत तथा अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ। देखिए कंपनी तो स्थापित हो गई, लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि अगर आज भी आप देखें कि कोई कंपनी स्टेब्लिश होती है तो नेचुरल सी बात है उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर कोई कंपनी किसी दूसरे देश के लिए स्थापित की जा रही है तब तो उसे दोनों देशों की अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी वो देश जहां उसे जाना है वहां की गवर्नमेंट से, और एक वो जहां से वो जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर सरकार की परमिशन लेना बहुत ही आवश्यक था, और इसी के लिए अब कंपनी के लोगों ने प्रयास करना चालू कर दिया। तो आप जरा देखिएगा मामला यहां पर क्या हो रहा है। इस समय यहां पर जो रानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट नाम था इनका। ये 1599 में रानी हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहां पर यह भी चर्चा कर दूं कि इसी समय भारत में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी शासन कर रहा था। तो विश्व में अगर देखा जाए तो कई बार सिमिलर घटनाएं दिखाई देती हैं। अगर इस समय की पृष्ठभूमि पर देखें, भारतीय और जो इंग्लैंड की पृष्ठभूमि है, अगर इस पर गौर करें तो लगभग बहुत सारी समानताएं हमें दिखाई देती हैं। जैसे अगर हम बात करें, इस समय जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 में शासक बना था और 1605 में उसकी डेथ हुई थी। इसके 2 साल के अंतराल में, यानी 1558 में एलिजाबेथ रानी बनी थी और 1603 में इसकी डेथ हो गई थी। दोनों अपने आप में उदारवादी शासक माने जाते हैं। दोनों ही प्रबुद्ध के साथ साथ तमाम कार्यों के कारण माने जाते हैं। जहां एक और अकबर के नेतृत्व में पूरे भारत का एकीकरण हो रहा था, भारत का साम्राज्य विस्तार हो रहा था, अफगानिस्तान तक पर हमारा कब्जा था, वहीं दूसरी ओर एलिजाबेथ के नेतृत्व में भी इंग्लैंड के नेतृत्व में तमाम क्षेत्रों पर विस्तार किया जा रहा था, इंटीग्रेशन किया जा रहा था। जहां अकबर के नेतृत्व में अगर कहा जाए एक नवीन धर्म प्रारंभ किया जा रहा था, दीन इलाही, जिसके माध्यम से भारतीय लोगों के मध्य में एक तरह से धार्मिक सहिष्णुता की भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही थी ताकि एक लंबे समय तक साम्राज्य किया जा सके। वहीं एलिजाबेथ ने भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो अनुयायी थे उनके मध्य में जो एक तरह से कहा जाए विरोधाभासी अवस्थाएं लंबे समय से थी, उन्हें भी समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। अगर भारत में इस समय तुलसी जैसा व्यक्ति रामचरितमानस जैसा महान काव्य लिख रहा था और हिंदी साहित्य का विकास हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में इस समय विलियम शेक्सपियर जैसा व्यक्ति मर्चेंट ऑफ वेनिस तथा और भी तमाम पुस्तकों को लिख रहा था। और इस समय इंग्लैंड में इंग्लिश भाषा का विकास हो रहा था। याद रखिएगा कि इंग्लैंड में इसके पहले लैटिन और ग्रीक भाषा का बोलबाला ज़्यादा था। तो बहुत सारी समानताएं थी। खैर, आते हैं मूल मुद्दे पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि एलिजाबेथ इस समय यहाँ की रानी थी। तो अब यहाँ पर हमने देखा था कि लॉर्ड मेयर जो थे वो संस्थापक सदस्यों में से एक थे। लॉर्ड मेयर की एलिजाबेथ से बहुत अच्छी पटरी खाती थी। तो ऐसी कंडीशन में लॉर्ड मेयर से ये कहा गया कि मेयर जी, आप एक काम करिए, आप अपने संबंधों का इस्तेमाल कंपनी के फायदे के लिए करिए
और जाइए, जाकर के एलिजाबेथ से कुछ वार्तालाप करिए और अपनी कंपनी के लिए कुछ विशेषाधिकार प्राप्त करके आइए। मेयर ने कहा ठीक है, प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैं एक राइटर को कोट करूँगा। राइटर का नाम है फिलिप लाशन, ठीक है ना, लेखक हैं फिलिप लाशन। फिलिप लासन ये राइटर का नाम है। फिलिप लासन ने एक बुक लिखी है और इस बुक का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अ हिस्ट्री, ये इनकी बुक का नाम है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अ हिस्ट्री, ये इनकी बुक का नाम है। तो इस बुक में फिलिप लासन ने बहुत ही नाटकीय तरीके से चीज़ों को व्याख्यायित किया है। फिलिप लासन लिखते हैं, कहते हैं कि लॉर्ड मेयर एलिजाबेथ के पास पहुंचे। एलिजाबेथ ने पूछा, मेयर जी बताइए कैसे आना हुआ। तो मेयर ने सारी बातें बताया, हम लोगों ने एक कंपनी स्थापित किया है। एलिजाबेथ ने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले अच्छी बात नहीं, आपके हेल्प की हमें आवश्यकता है। हेल्प क्या चाहिए? हेल्प ये चाहिए कि हम कंपनी के लिए अधिकार चाहते हैं। बोले कोई दिक्कत की बात नहीं। बोले अधिकार नहीं केवल चाहते हैं, व्यापारिक विशेषाधिकार चाहते हैं। मतलब ये है कि केवल हमारी कंपनी ही भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करेगी, इसके अतिरिक्त कोई भी कंपनी इन देशों के साथ व्यापार नहीं करेगी, ये आप हमें लिखित गारंटी दीजिए। एलिजाबेथ मुस्कुराने लगी। बोले ऐसा लग रहा है कि जैसे हम महारानी नहीं बल्कि आपके नौकर हो। मेयर थोड़ा हड़बड़ाए, महारानी ही थी। तो एलिजाबेथ ने यहां पर मुस्कुराते हुए कहा कि ये बताइए लॉर्ड मेयर, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? आपकी तो कंपनी है, आपको विशेषाधिकार मिल जाएगा, मेरा इसमें क्या लाभ होगा? मेयर समझ गया एलिजाबेथ क्या चाहती है। और जैसा कि फिलिप लासन लिखते हैं कि लॉर्ड मेयर ने एलिजाबेथ को एक बड़ी सी रकम दिया और कहा कि अब तो आप हमें परमिशन प्रोवाइड करेंगी? एलिजाबेथ ने कहा हाँ अब ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिएगा जरा इधर, ऐसी कंडीशन में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर ग्रांट किया, यानी सिग्नेचर किया, और जिसमें स्वीकार किया गया कि अगले 15 वर्षों तक इस कंपनी के अतिरिक्त, यानी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के अतिरिक्त कोई भी दूसरी कंपनी भारत तथा अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने नहीं जाएगी। ये हम व्यापारिक विशेषाधिकार इन्हें दे रहे हैं। तो इस तरह से आप समझिएगा कि यद्यपि कंपनी की स्थापना सितंबर 1599 में हो चुकी है, लेकिन चूंकि एलिजाबेथ की परमिशन और एलिजाबेथ का सिग्नेचर 31 दिसंबर 1600 को हुआ, इसलिए यह माना जाता है कि वैधानिक रूप से कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई। खैर, कंपनी इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन अब प्रश्न ये उठा कि कंपनी स्थापित तो हो गई, लेकिन कंपनी का प्रशासन कैसे चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? तो कंपनी का प्रशासन चलाने के लिए व्यवस्था बनाई गई। कैसे व्यवस्था बनाई गई? एक काम करते हैं, इसके लिए एक डायरेक्टर हम अपॉइंटेड कर देते हैं। डायरेक्टर अकेले काम करेगा नहीं, तो क्या करते हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर भी अपॉइंटेड कर दीजिए, जो इसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा, यानी असिस्ट करेगा। और इतना ही नहीं, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 24 मेंबर्स ये होंगे। तो ये पूरा एक कमेटी होगी, जिस कमेटी का हेड डायरेक्टर, असिस्ट करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर, 24 मेंबर्स होंगे। और इस संपूर्ण कमेटी को ओवरऑल एक नाम दिया गया। नाम क्या है? इसको कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अथवा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर।
याद रखिएगा, जब आप संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तो उसमें इन शब्दों की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप फैमिलियर हो गए होंगे कि दरअसल ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था। कंपनी को चलाने के लिए एक तरह से कहा जाए एक व्यवस्था की गई थी जो उनके व्यापारियों के माध्यम से ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए, यानी कंपनी को एक लीगल कंपनी का रूप मिल गया, व्यापारिक विशेषाधिकार मिल गया, कंपनी कैसे चलेगी, कैसे मैनेजमेंट होगा, इसके लिए कमेटी बना दी गई, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और को अथवा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बन गया। लेकिन कंपनी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है वैसे ही उसके लिए समस्याएं पैदा होना चालू हो जाती हैं। समस्या क्या थी? समस्या ये थी, पहली समस्या जो आई वो ये थी कि 1603 यानी 1603 में एलिजाबेथ क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई। अब ये कंपनी के लिए एक अभूतपूर्व क्षति थी। क्यों? एलिजाबेथ के मरने से इनका क्या लेना देना था? नेचुरल सी बात है, था। क्यों? एलिजाबेथ को ही इन्होंने धन प्रदान किया था, और अगर एलिजाबेथ समाप्त हो गई तो नेचुरल सी बात है कि कंपनी को जो व्यापारिक विशेषाधिकार मिला है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अगला इनका जो वारिस हुआ, उत्तराधिकारी हुआ, जैसा कि मैंने चर्चा किया था, जेम्स फर्स्ट हुआ। ये वही जेम्स फर्स्ट है जिसने यूनियन जैक स्थापित किया नामक फ्लैग चालू करवाया था, और जिसने स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ मिलाने का प्रयास किया था, और जो डिवाइन किंगशिप थ्योरी पर बिलीव करता था। तो जेम्स फर्स्ट राजा बन गया। जेम्स फर्स्ट से कंपनी ने बताया कि हमने एलिजाबेथ को धन प्रोवाइड किया था, धन दिया था, और हमें ऐसे ऐसे अधिकार मिले थे। जेम्स फर्स्ट ने कहा, हमें कैसे पता कि आप जो कह रहे हैं वो सच है? देखिए, एलिजाबेथ ने जो किया था वो किया था। अब राजा हम हैं और हमारे अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। कंपनी समझ गई इसका भी क्या मतलब है। तो अंत में जेम्स फर्स्ट को भी कंपनी ने फिर से एक बार, समझिएगा जरा, जेम्स फर्स्ट को भी कंपनी ने इस बार फिर से एक बड़ी सी रकम प्रदान की। जेम्स फर्स्ट से कहा कि अब आप हमें अधिकार प्रदान करिए। अधिकार कितने वर्षों के लिए? कंपनी ने कहा कि देखिए, अब अधिकार 10 या 15 वर्षों के लिए नहीं होंगे, ये अधिकार हमें पूर्ण रूप से यानी शाश्वत तरीके से चाहिए। यानी जो कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार था उसे 1609 में शाश्वत कर दिया गया, यानी हमेशा हमेशा के लिए इसे कर दिया गया। 1609 में कंपनी को अधिकार मिल गया। जेम्स फर्स्ट के बाद उसके तमाम उत्तराधिकारी हुए, और उन तमाम उत्तराधिकारियों में से ही एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम था चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड की मैं बात करूं तो 1665 के लगभग राजा बना, और 1680 तक वो लगभग राज्य के पद पर, या 1660 में राजा बना, 1660 में बना, और 1685 तक वो राजा के पद पर चार्ल्स सेकंड बना रहा। चार्ल्स सेकंड जब राजा था तो वो वित्तीय समस्याओं में घिर गया, यानी एक तरह से कहा जाए धन की समस्या उसके पास आ गई। तो कंपनी ने कहा कि राजा साहब, अगर आप हम कहें तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। चार्ल्स ने कहा ठीक है, कर दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में जब चार्ल्स सेकंड राजा है, समझिएगा जरा, चार्ल्स सेकंड राजा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके समय में कंपनी ने 1,70,000 की रकम चार्ल्स सेकंड को पे किया। चार्ल्स ने कहा बताओ आप क्या चाहते हो? तो कंपनी ने कहा कि देखिए, हमें कुछ विशेषाधिकार चाहिए, कुछ स्पेशल राइट्स चाहिए। चार्ल्स सेकंड ने कहा बताइए क्या क्या चाहिए। तो कंपनी ने अब यहां पर अपने जो बहुत सारी डिमांड्स थी उनको रखना प्रारंभ किया। कंपनी ने कहा कि देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें किला बनाने का अधिकार होना चाहिए। कहां पर? इंडिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में।
यानी फोर्टिफिकेशन का पावर हमें होना चाहिए। देखिए, किला बनाने का अधिकार ये व्यापारी कंपनी का नहीं, ये तो एक राजनीतिक अधिकार है। दूसरा क्या है, हमें अपना फ्लैग लेकर चलने का अधिकार होगा, हमें आर्मी यानी सेना रखने का पावर होगा, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ हमें युद्ध करने, संधि करने का अधिकार होगा, हमें इन देशों में न्यायिक व्यवस्था को चलाने का भी अधिकार होगा। और भी कई ऐसे अधिकार थे जो कंपनी ने चार्ल्स सेकंड से ले लिया, क्योंकि चार्ल्स सेकंड मजबूर था और कंपनी ने इसे इतना धन दिया था। अब देखिए, अगर देखा जाए तो ये कोई सामान्य अधिकार नहीं है। किले का बनाना या फिर फ्लैग, आर्मी रखना, युद्ध और संधि अपने द्वारा करना, न्यायिक निर्णय लेना, ये कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि अब कंपनी के चरित्र में परिवर्तन आ रहा था। वो कंपनी जो जिसका पहले नारा था केवल व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं केवल व्यापार, वो कंपनी अब एक ट्रेडिंग कंपनी से एक राजनीतिक कंपनी बनने की ओर उन्मुख हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि कंपनी का दिन प्रतिदिन विकास होता चला जा रहा था। कंपनी के लोगों को न केवल आर्थिक लाभ मिल रहा था, बल्कि राजनीतिक लाभ लेते हुए ये अपने आप को भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में एक तरह से कहा जाए उन्नयन की अवस्था में ला रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि सुखद अवस्था के बाद, एक तरह से कहा जाए सुखद अवस्था के पश्चात एक विपरीत अवस्था जन्म लेती है। लगभग कुछ यही कंपनी के साथ होने जा रहा था। कंपनी के बुरे दिन अब आने प्रारंभ हो गए थे। तो कंपनी के लिए बुरे दिन क्या थे? अब कंपनी को कैसे कैसे ब्रिटेन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक बार तो ऐसा लगा कि कंपनी के समक्ष उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो सारी समस्याएं क्या थी, उन समस्याओं को देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब तीसरे पहलू पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, यानी चैलेंजेस टुवर्ड्स कंपनी, यानी कंपनी के समक्ष चुनौतियां या फिर समस्याएं। तो आइए अगली हेडिंग देखते हैं। कंपनी के समक्ष चुनौतियां। ठीक, कंपनी के समक्ष चुनौतियां, कैसे इसको समझा जाए? चैलेंजेस क्या थे, समस्याएं क्या थी? देखिए, कंपनी के समक्ष जो समस्याएं थी वो कई प्रकार की थी। एक तरफ से देखा जाए तो देसी समस्याएं। देसी का मतलब याद रखिएगा, अभी भी मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं चर्चा कर रहा हूं, मैं केवल ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा कर रहा हूं। देसी का मतलब कि जो ब्रिटेन में समस्याएं इसके समक्ष जन्म ले रही हैं वो, और दूसरा जो विदेशों में जन्म ले रही हैं वो। ठीक, तो क्या है जरा देखा जाए। ब्रिटेन की जब हम चर्चा करते हैं तो यहां पर दो पहलुओं पर मैं फोकस करूंगा। सबसे पहले नंबर पर हम ये चर्चा कर सकते हैं कि ब्रिटेन में जो 1688 की अवस्था थी, यानी 1688 की क्रांति थी, इस क्रांति का इंपैक्ट इस कंपनी पर क्या पड़ा ये देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में जो तमाम अन्य चीजें इस समय धीरे धीरे उभरने लगी थीं उन पर भी चर्चा करेंगे। खास तौर पर जैसे कि ब्रिटेन में जो उदारवाद का प्रभाव था वो कैसे बढ़ने लगा था, लिबरलिज्म। ब्रिटेन में जो ओपन ट्रेड पॉलिसी है, ओपन ट्रेड पॉलिसी यानी मुक्त व्यापार नीति, मुक्त व्यापार नीति, इसका प्रभाव कैसे पड़ने लगा था और कैसे एक मूवमेंट खड़ा हो गया था यहां पर। ठीक ऐसे ही अगर देखा जाए तो जो चार्टिस्ट मूवमेंट हुआ इसका क्या प्रभाव पड़ा।
इन तीनों घटनाओं ने कहीं ना कहीं ब्रिटेन की सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया और कंपनी पर शिकंजा लगना प्रारंभ हुआ। वहीं दूसरी तरफ जब हम विदेशों में चर्चा करते हैं तो जो इस समय अमेरिका की क्रांति थी उसका क्या प्रभाव पड़ा, अमेरिकी क्रांति का आखिर कंपनी से क्या लेना देना था, और दूसरी तरफ जो फ्रांस की क्रांति थी उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, ये तमाम बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इधर की चर्चा कर लेते हैं कि जो 1688 में क्रांति हुई ब्रिटेन में, इसका क्या इंपैक्ट वहां पर कंपनी पर पड़ा, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले देखिए, समझिए जरा। 1688 में 1688 में इंग्लैंड में जो क्रांति हुई इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसे कई बार व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है या श्वेत क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई किसी की जान नहीं गई, कोई मारा नहीं गया, और सीधे एक तरह से कहा जाए सत्ता में परिवर्तन हुआ, व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। तो इसीलिए इसे ग्लोरियस, व्हाइट रिवॉल्यूशन जैसे तमाम शब्दों से भी संबोधित किया जाता है। तो देखिए 1688 का रिवॉल्यूशन का कई इंपैक्ट यहां पर हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे पहला इंपैक्ट इसका यह था कि जो जेम्स सेकंड था उसे पद से हटाया गया। मैं जेम्स सेकंड की बात कर रहा हूं, जेम्स फर्स्ट की नहीं। जेम्स फर्स्ट ने कंपनी को व्यापारिक विशेषाधिकार दिया था, ये जेम्स फर्स्ट नहीं है, ये कौन है, जेम्स सेकंड है, ठीक है ना। जेम्स सेकंड को पद से हटा दिया गया, डिथ्रोन कर दिया गया। दूसरा, विलियम थर्ड और उसकी पत्नी मेरी, इन दोनों को संयुक्त शासक बना दिया गया, जॉइंट रूलर बना दिया गया। जॉइंट रूलर मेरी एक्चुअल में इस जेम्स सेकंड की लड़की थी, पुत्री थी, ठीक है ना। तो विलियम थर्ड और के साथ मेरी की शादी हुई थी, तो ये माना गया कि ठीक है जेम्स सेकंड को हटाते हैं लेकिन मेरी को रहने देते हैं। तो विलियम थर्ड और मेरी को संयुक्त शासक बनाया गया। ये तो सामान्य सी बातें थी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था वो ये था कि यहां पर संसदीय व्यवस्था स्पष्ट रूप से अस्तित्व में आ गई। याद रखिएगा कि संसदीय जो व्यवस्था थी वो मैग्ना कार्टा के तहत एक तरह से संसदीय जैसा प्रारूप बन चुका था, लेकिन स्पष्ट रूप से अगर संसदीय व्यवस्था कहीं आती है तो 1688 की क्रांति के बाद ही आती है, जब संसद की शक्ति में अभिवृद्धि हुई और जो राजा की ताकत है उसमें एक तरह से कहा जाए कमी आई। अभी हाल में जो ब्रिटेन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आप सब वाकिफ होंगे उससे, मैं इस पर भी कभी चर्चा करूंगा कि वास्तव में जो ब्रिटेन में राजशाही है उसके समापन के लिए कैसे कैसे प्रारूप बन रहे हैं और आगे चल करके वो कहाँ जा करके ठहरेगा, उसका अस्तित्व क्या हो सकता है, इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इसी की चर्चा करेंगे। तो संसदीय व्यवस्था इस तरह से कायम हो गई। अब देखिएगा, संसदीय व्यवस्था के कारण जो पार्टी अस्तित्व में आई वो पार्टी थी व्हिग पार्टी। व्हिग पार्टी का मंतव्य था कि किसी भी एक व्यापारिक कंपनी को, ट्रेडिंग कंपनी को व्यापारिक विशेषाधिकार नहीं देने चाहिए। सभी लोगों को ओपन व्यापार करने का हक है। तो एक तरफ से देखिए सत्ता में परिवर्तन हुआ तो विलियम थर्ड और मेरी भी कंपनी के लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखते थे, और दूसरी तरफ संसदीय व्यवस्था के कारण जो पार्टी अस्तित्व में आई वो भी पुरानी कंपनी के संदर्भ में अच्छा रुख नहीं रखते थे। व्हिग पार्टी ने एक अनाउंसमेंट कर दिया। ये मामला कब का है? ये मामला है 1694 का, 1694 का। 1694 में सत्तारूढ़ व्हिग पार्टी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से यानी हाउस ऑफ कॉमन्स से अनाउंसमेंट किया कि अब हम ये घोषणा करने जा रहे हैं या घोषणा कर रहे हैं कि किसी भी एक व्यापारिक कंपनी को व्यापारिक विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, यानी अब समस्त लोगों को व्यापार के समान अधिकार होंगे। यानी नेचुरल सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक
विशेषाधिकार थे वो खत्म कर दिए गए। ये 1694 का मामला है। अब देखिएगा, जरा समझिएगा। सत्ता में परिवर्तन हुआ, संसदीय व्यवस्था का जन्म हुआ और व्हिग पार्टी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हम ओपन ट्रेड पॉलिसी पर बिलीव करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी जो नवीन कंपनियां थी वो स्थापित होने लगी। अब देखिए, जब सत्ता में परिवर्तन होता है, चाहे वो भारत हो, चाहे ब्रिटेन हो या फिर कोई अन्य देश हो, तो नेचुरल सी बात है कि बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलता है। मंत्री बदल जाते हैं, अधिकारी बदल जाते हैं, पोस्टिंगें अलग अलग जगहों पर हो जाती हैं और वो लोग जो सरकार के करीब होते हैं वो लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर वही हो रहा है। चूंकि ये एक तरह से कहा जाए नवीन व्यापारियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर था, जब किसी एक पुरानी कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों को समाप्त करने की घोषणा की जा रही थी। तो ऐसी कंडीशन में तमाम कंपनियों की स्थापना अब यहां पर होने लगी। जिस वक्त, यानी एक तरह से कहा जाए जिस समय 1688 में क्रांति हुई थी, उसी वर्ष एक कंपनी स्थापित हो गई थी। 1688 में एक कंपनी स्टैब्लिश हुई जिसे हम कहते हैं न्यू कंपनी। जब 1694 में घोषणा हो गई तो अन्य कंपनियों को भी एक तरह से प्रोत्साहन मिला और ऐसी कंडीशन में 1698 में एक नवीन कंपनी की स्थापना हुई जिसे जनरल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। एक कंपनी इस समय और स्थापित हुई थी जिसका ये भी 1698 में हुई थी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। अच्छा देखिए, एक्चुअल में ये जो इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी थी, ये थी विलियम थर्ड की कंपनी, यानी वही विलियम थर्ड जो राजा बन चुका है। विलियम थर्ड ने सोचा कि क्यों ना हम इसका लाभ ले लें कि मैं राजा हूं तो मेरी कंपनी को तमाम देशों में लाभ मिलेगा। उसने बस राजा बना नहीं, आओ देखा न ताओ। ये देखिए 1688 की बात है, 10 साल के बाद की सिचुएशन है। 1698 में उसने कुछ मतलब सोचा समझा नहीं, बोला कि जाओ हमारी कंपनी के लिए व्यापारिक विशेषाधिकार के लिए भारत जाओ और वहां पर भारतीय राजा से बात करो कि हमें कुछ व्यापारिक विशेषाधिकार चाहिए। तो उसने एक मिशन भेज दिया और इस मिशन को कहा जाता है नारिस मिशन इसने भेज दिया। अब नारिस मिशन हो या कोई भी मिशन हो, क्या फर्क पड़ने वाला है। इस समय भारत का राजा औरंगजेब था। औरंगजेब से नारिस लगातार कोशिश करता रहा कि साहब कुछ तो व्यापारिक विशेषाधिकार दे दो, कुछ तो हमें रियायत दे दो। औरंगजेब ने कहा भाग जाओ यहाँ से, हमारे पास कोई व्यापारिक विशेषाधिकार नहीं। अंत में बिना किसी सफलता के नारिस को वापस आना पड़ा। विलियम थर्ड को एहसास हो गया मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो अब जरा देखिएगा, ये 1688 का मामला है जब कंपनियां एस्टेब्लिश हो चुकी थी। लेकिन इसी समय एक घटना और घटित हुई। घटना यह है कि जो नवीन सरकार सत्ता में आई हुई है वो दिवालियेपन की अवस्था में जा रही है, या फिर एक तरह से कहा जाए कि आर्थिक कंगाली की अवस्था में। जब आर्थिक कंगाली की अवस्था में है सरकार तो कैसे निपटा जाए। तो यद्यपि व्हिग पार्टी मुक्त व्यापार की नीति की पक्षधर थी, लेकिन अब उसकी मजबूरी फिर से एक बार हो गई कि अब उसे फिर से एक बार जो विभिन्न देशों के लिए व्यापारिक विशेषाधिकार था उसे फिर से बोली पर लगाना पड़ा। तो अब समझिएगा कि ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए जो व्यापारिक विशेषाधिकार है, ट्रेडिंग मोनोपोली राइट है, व्यापारिक विशेषाधिकार है, इस व्यापारिक विशेषाधिकार को फिर से क्या करना पड़ा, एक बार इसकी नीलामी की गई और अधिकतम बोली लगाने वाले को फिर से व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान करने की बात की गई। ये 1698 का मामला है, इसी वर्ष जब ये कंपनियां स्थापित हुई। तो 1698 में जब बोली लगाई गई, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है,
ये जो नई नई कंपनी आई है, न्यू कंपनी ने अधिक मात्रा में पैसा दिया, ये व्यापारिक विशेषाधिकार हासिल कर लिया। अब व्यापारिक विशेषाधिकार तो देखिए हासिल कर लिया, लेकिन समस्या ये है कि व्यापारिक विशेषाधिकार का मतलब है कि हमारे अलावा कोई नहीं जाएगा। इसका मतलब जो पहली वाली कंपनी थी उसके लिए तो अब और भी बुरे दिन आ गए। कुछ दिनों तक इस न्यू कंपनी ने व्यापार किया, लेकिन आगे आने वाले समय में शीघ्र ही इसे एहसास हो गया कि वास्तव में हमने गलती कर दिया। देखिए, धन होना एक अलग बात है, लेकिन अनुभव होना एक अलग बात है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा अनुभव होता है वो कई बार हमारे धन से बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पास अनुभव है तो आप समृद्ध हो सकते हैं, आपके पास ज्ञान है, काम करने का तरीका है, तो आप समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन समृद्धि के माध्यम से अनुभव नहीं लिया जा सकता। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि अब इस न्यू कंपनी को इस बात का एहसास हो गया था कि हमने गलती कर दिया। जनरल सोसाइटी भी लाभ नहीं ले पा रही थी। विलियम थर्ड आपने देखा ही है किस प्रकार से नारिस मिशन भेजता है, असफल हो जाता है। तो एक शख्स था यहाँ पर जिसका नाम था गोडेल्फिन। क्या नाम है? गोडेल्फिन। गोडेल्फिन ने कहा, ये बताइए, आप सबके सब हैं, आप सबके पास, किसी के पास अनुभव है, किसी के पास ताकत है, किसी के पास धन है। अगर ये आप सभी एक हो जाएं तो नेचुरल सी बात है, इसका बेनिफिट बड़ी तेजी के साथ हमें मिल सकता है। तो गोडेल्फिन की मध्यस्थता में अंत में इन सभी कंपनियों ने, ठीक है ना, समझिएगा इस पॉइंट को, अंत में गोडेल्फिन की मध्यस्थता से इन सभी कंपनियों ने, यानी 1688 में स्थापित न्यू कंपनी, 1698 में स्थापित जनरल सोसाइटी, 1698 में स्थापित विलियम थर्ड की कंपनी, इन सभी ने अंततोगत्वा एक तरह से कहा जाए तो 1708 में इन सब का विलय हो गया। और अंततः अगर देखा जाए तो इसी वर्ष इन्होंने फिर से नाम बदला, गवर्नर शब्द को हटा दिया गया, गवर्नर शब्द की जगह यूनाइटेड शब्द कर दिया गया, और अब कंपनी का नाम पड़ गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नाम है। हम लोग तो जनरली ईस्ट इंडिया कंपनी कह देते हैं, एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं। एक लंबे समय तक यही नाम बना रहा और अंत में जाकर के 1833 में इसका नाम संक्षिप्त किया गया और इसे कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपने एक सीरीज देखा कि 1688 की जो क्रांति हुई उसका इंपैक्ट कंपनी पर कैसे पड़ा, कंपनी के लिए कैसे समस्याएं आई। लेकिन आगे आने वाले समय में जो कंपनी के लिए जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो क्या हैं, आइए जरा फिर से हम लोग वहीं पर चलते हैं जहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, हम लोग 1688 की क्रांति की चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। अब एक पक्ष खत्म हो गया, अब आइए दूसरे पक्ष पर चर्चा करते हैं। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष ये है कि उदारवादी जो विचारधारा है उसने कंपनी को कैसे दुष्प्रभावित किया, कैसे कंपनी के जो व्यापारिक विशेषाधिकार थे उन पर एक तरह से समस्या पैदा हुई। उदारवाद का सीधा सा मतलब है स्वतंत्रता, हर प्रकार की स्वतंत्रता, व्यापारिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के साथ साथ इक्वेलिटी, समानता, स्वतंत्रता। उदारवाद ये मानता है कि दरअसल उस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे ये भावना बड़ी तेजी के साथ इंग्लैंड और ब्रिटेन में फैलने लगी और इन लोगों का ये मानना था कि दरअसल वास्तव में सभी लोगों को हर प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी ट्रेड करने का राइट भी बराबर होना चाहिए। सीधा सा मतलब है कि किसी भी कंपनी को व्यापारिक विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। अब इसका प्रभाव क्या आया? ये इसका प्रभाव उदारवाद के कारण ही ओपन ट्रेड पॉलिसी बड़ी तेजी के साथ, आप देख सकते हैं कि जो ओपन ट्रेड पॉलिसी है ये बड़ी तेजी के साथ ब्रिटेन में क्या हो रही है, ओपन ट्रेड पॉलिसी का प्रभाव बड़ी तेजी के साथ पड़ता चला जा रहा है। देखिएगा, समझिएगा, अगर आप
जानते ही होंगे कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ माने जाते हैं। तो इस समय ऐसे बहुत सारे लोगों का अभ्युदय हो रहा था जो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो इस लिबरलिज्म के कारण एक नवीन सोच रखने लगे थे और इन्होंने नवीन सिद्धांत भी दे दिया था। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 1776 में लिखी थी, उस वक्त जब अमेरिका की क्रांति हुई थी। तो 1776 में ये बुक पब्लिश हुई थी और देखा जाए तो इसी बुक में इन्होंने एक थियरी दिया जिसको कहा जाता है लेसी फेयर थियरी। मतलब कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, वो जिस ऊंचाई तक जाना चाहे जा सके, अगर वो मरने लायक है तो मर जाने दो, उत्थान करने लायक है तो उत्थान करने दो। देयर शुड बी नो कंट्रोल, देयर शुड बी नो बैरियर्स ऑन इंडिविजुअल्स। तो उन्मुक्त व्यापार की नीति इन्होंने एक तरह से इसको प्रेस किया और यही कारण था कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे इनके पक्ष में आने लगे। यानी मुक्त व्यापार की नीति कहीं ना कहीं से व्यापारिक विशेषाधिकार की नीति के खिलाफ थी और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकार के भी खिलाफ थी। इधर आप देखिए, इधर ब्रिटेन में अगर देखा जाए तो कुछ घटनाएं और घट रही थी। 1810 या फिर 1800 से लेकर के आगे चल करके यहां पर चार्टिस्ट मूवमेंट भी चालू हो गए थे। ये चार्टिस्ट मूवमेंट कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवाद से प्रभावित थे और ये मानते थे कि किसी को भी इतना अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो समस्या पैदा कर दे। इन्हें आप एक तरह से कारखाना अधिनियम भी कह सकते हैं, जो मजदूरों की दशाओं को सुधारने, उनको पार्लियामेंट में बेहतरीन स्थान देने या फिर उनके अधिकारों के प्रति चलाए गए। अब जब ये तमाम चीजें चलाई गई तो एक तरफ तो ये देखिए तीन चीजें हैं, उदारवाद का प्रभाव, ओपन ट्रेड पॉलिसी जिसके कारण आई और फिर इसी कारण चार्टिस्ट मूवमेंट। लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरा पक्ष जो विदेशों में, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो विदेशों में जो चल रहा था उसको भी जरा देख लेते हैं कि विदेशों में क्या चल रहा है। विदेशों में इस समय दो क्रांतियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। एक अमेरिका की क्रांति, कब? 1776 में। दूसरा कहां की? फ्रांस की क्रांति, कहां, कब? 1789 में। तो फ्रांस की क्रांति जहां समानता के लिए थी, इसका मूलभूत सिद्धांत था समानता, यानी सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया जाए। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की क्रांति ने कई मानदंड स्थापित कर दिए थे। अमेरिका की क्रांति ने जहां एक ओर स्वतंत्रता की फीलिंग पैदा किया था, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इसने ब्रिटिशों को इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि विभिन्न कॉलोनीज में, विभिन्न उपनिवेशों में अब उसे अपनी नीतियों को परिवर्तित करना पड़ेगा। तो इसी कारण से अगर देखा जाए तो जो ब्लैक कॉलोनीज थी, यानी अश्वेत उपनिवेश थे, और जो व्हाइट यानी श्वेत उपनिवेश थे, इन दोनों के प्रति भी उन्होंने नीतियां बदली। जहां व्हाइट कॉलोनी के प्रति उन्होंने नरम रवैया अपनाया, यानी लिबरल रवैया अपनाया, वहीं दूसरी ओर इन के प्रति कठोर रवैया अपनाया। तो अब जरा देखिएगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष का परिणाम, यानी अच्छा एक चीज और समझिएगा कि अमेरिका की जब स्वतंत्र हो गया तो अमेरिका ने भी ओपन ट्रेड पॉलिसी अपनाया था। ओपन ट्रेड पॉलिसी अपनाया था। इसका इंपैक्ट ब्रिटेन के ओपन ट्रेडर्स पर और भी ज्यादा पड़ा था। तो फ्रांस में बार बार हो रही क्रांतियां, अमेरिका की क्रांति की स्वतंत्रता की भावना, ओपन ट्रेड की पॉलिसी, इन सब ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश में भी ऐसी ही क्रांतियां हो जाएं, और अगर हमारे देश में ऐसी क्रांतियां हुई तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो क्या किया जाए? तो ऐसी कंडीशन में अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब क्या करना चालू कर दिया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म करना प्रारंभ किया। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म मूलतः अगर देखा जाए तो 1815 से 50 के मध्य बहुत बड़ी मात्रा में किए गए,
लेकिन इसकी शुरुआत तो और पहले से ही हो चुकी थी, 18वीं सदी से ही हो चुकी थी। तो अब जरा समझिएगा, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव, ब्रिटेन में श्वेत क्रांति के पश्चात की उत्पन्न स्थितियां, ब्रिटेन में जो एडम स्मिथ, जेम्स मिल, जेएस मिल, जॉन ब्राइट जैसे तमाम लोगों, उदारवादी लोगों, या फिर एक तरह से कहा जाए मुक्त व्यापारिक नीतियों के पक्षधर लोगों का प्रभाव, चार्टिस्ट मूवमेंट का प्रभाव, ये तमाम वो सारी चीज़ें थीं जिनके कारण अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को सोचना पड़ा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब ब्लैक कॉलोनीज पर स्थित जो कंपनियां थीं और जो वहां के लोग थे उन पर नियंत्रण स्थापित करना चालू किया। और इसीलिए कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अगर देखा जाए तो इन्होंने, पार्लियामेंट ने अनेक एक्ट पारित करने चालू कर दिए। इन एक्ट के द्वारा जहां वो कंपनी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करने लगी, वहीं दूसरी तरफ उन उपनिवेशों के, यानी भारत जैसे उपनिवेशों के लोगों को भी अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करने लगी। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो कंपनी जैसे ही एक डेवलपिंग सिचुएशन में आती है, वैसे ही एक तरह से कहा जाए उसके ऊपर और भी शिकंजे कसने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन ये सच है कि इन तमाम समस्याओं के बावजूद कंपनी ने एक लंबे समय तक औपनिवेशिक सत्ता का अत्यंत लाभ उठाया, और यही कारण था कि ब्रिटिश सत्ता स्वयं कंपनी से घबराने लगी। यह ऐसा समय आ गया था जब कंपनी के पास अपने मूल देश की सरकार से 2 गुना ज़्यादा सेना हो चुकी थी, और इसीलिए यह आवश्यक हो गया था कि कंपनी पर अब दिन पर दिन नियंत्रण स्थापित किया जाए। कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के ही तमाम प्रयास थे, चाहे वो पिट का एक्ट हो, चाहे फिर वो 1813 में व्यापारिक विशेषाधिकारों की समाप्ति हो, या फिर 1833 में अन्य व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति। 20 वर्षों के लिए उसे एक तरह से कहा जाए एक ट्रस्ट के तौर पर काम करने की इजाज़त दी गई, और अंतोगत्वा जब 1857 का विद्रोह हुआ भारत में, तो वहाँ की सरकार को एक बहाना मिल गया और अंतोगत्वा उसे पूरी तरह से डिमाइस कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कानूनी तौर पर एक तरह से किताबों या फिर पन्नों में अभी भी कंपनी का अस्तित्व था, उसे भी 1874 में समाप्त कर दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 2010 में एक ब्रिटिश भारतीय बिजनेसमैन राजीव मेहता ने फिर से इसे रिविविट किया, फिर से इसका पुनरुद्धार किया, रिलॉन्च किया, और आज की डेट में ये कंपनी एक तरह से कहा जाए तो चॉकलेट, कॉफ़ी और चाय जैसी चीज़ों को ऑनलाइन बेचती है। तो ये थी कंपनी की कंपनी के विकास की कहानी, कंपनी के समक्ष कैसी कैसी चुनौतियां थीं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर पर हम चर्चा करेंगे कि भारत में कंपनी के समक्ष कैसे कैसे चुनौतियां थीं। क्या वास्तव में भारत में आते ही इन्होंने शासन करना प्रारंभ कर दिया, या फिर कुछ और है। एक मान्यता ये भी है कि अमेरिका ने भारत से पहले स्वतंत्रता हासिल कर लिया, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या ये सच है, वास्तव में इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि अमेरिका में जैसे ही कंपनी पहुंचती है वर्जीनिया, वैसे ही सत्ता उसके हाथ में आ जाती है। लेकिन भारत में जो कंपनी आई उसे एक लंबे अरसे तक संघर्ष करना पड़ा, और केवल एक फैक्ट्री स्थापित करने तक के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ा। ये वो वक्त था जब मुगलों का एक महान एक तरह से कहा जाए साम्राज्य था, और कंपनी जो कुछ भी चाहती थी उसे स्वाभाविक तौर पर नहीं प्राप्त कर पा रही थी। तो इन सब की चर्चा हम अगले लेक्चर पर करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू।